हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि आपके पास 19 से लेके 25 अप्रैल तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने अपनी पुरानी वाली शीट कंप्लीट कर ली होगी और उसके साथ के जो मतलब स्टैटिक था वो भी आपने ऐड कर लिया होगा। अब आपके पास सबसे पहले क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, जिसके अंदर आई थिंक 5 या 6 ही क्वेश्चन होंगे आपके पास, ये आप अटेम्प्ट करेंगे और इसका आंसर आप हमें वहाँ पे कॉमेंट सेक्शन पे दे देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अपने पास पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है बच्चे? यहाँ पे अपॉइंटमेंट और कौन सा आता है? पर्सन्स इन न्यूज़। इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो स्टैटिक जुड़ता होगा वो भी जोड़ेंगे और उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं ये बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए गौर करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहता है बच्चे कि सर्बिया के, गौर करना, सर्बिया एक कंट्री हो गई हमारे पास। सर्बिया के जो है वो पार्लियामेंट अपॉइंटेड ड्यूरो, क्या नाम है इनका? तो ड्यूरो मैकट एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने कितने वोट जीते? यहाँ पे 153 वोट्स जीते हैं। और मैंने आपको कई बार बताया है बच्चे, कई बार मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि हमें ये बिल्कुल याद नहीं करना होता, बिल्कुल याद नहीं करना होता कि कितने वोट से वो जीते हुए हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी बहुत बेसिक बातें कर लेते हैं। जब हम साइबेरिया की बात करते हैं बच्चे, जब भी हम साइबेरिया की बात करते हैं तो साइबेरिया को रिपब्लिक ऑफ, ठीक है, इसी को रिपब्लिक ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे क्या कह देते हैं? रिपब्लिक ऑफ साइबेरिया भी कह देते हैं। कैपिटल क्या चल रही है इसकी? तो कैपिटल है इसकी बेलग्रेड। एक क्वेश्चन बन गया आपके पास। सेकंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सेकंड हम बात करते हैं किसके बारे में? इस साइबेरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ पर आती है बच्चे? तो आप ऐसे याद रखेंगे इसे कि ये कहाँ पर आती है। ये सेंट्रल, आप याद रखेंगे, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, ध्यान देना है बच्चे, कैसी कंट्री आपके पास ये? तो ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो ये साइबेरिया नाम की कंट्री आती कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे सेंट्रल यूरोप में आती है। और अगर हम बात करें कि ये किन किन के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है, तो गौर करने वाली बात है। एक करती है किसके साथ यहाँ पर? तो एक करती है हंगरी के साथ, याद रखेंगे। उसके अलावा किसके साथ करती है? तो बुल्गारिया के साथ, ठीक है, और रोमानिया, इन सब देशों के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तो आप एक्सेट्रा, ऐसे नहीं, एक ही कंट्री नहीं है, बहुत सारी हैं, उनके साथ क्या करती है? अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, और इसके बारे में कोई भी डेटा नहीं है अपने पास। ठीक है, तो बस इतना इतना हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, एक बात और, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो सर्बिया के एक टेनिस प्लेयर हैं जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, जिन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस भी जीता था, जिनका नाम क्या आता है बच्चे आपके पास? नोवाक जोकोविक। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नोवाक, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आपके पास। नोवाक जो कौन से आते हैं, इनका पूरा नाम है जोकोविक नाम आता है इनके पास। अगर हम इनकी बात करें तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? साइबेरिया से। ये हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा आप मुझे बताएंगे, अगर ये आए ही हैं तो आपको मैंने 4 ग्रैंड स्लैम्स करवाए हुए हैं, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कब कब खेला जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, सेकंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए। क्या नाम है इसका बच्चे? तो आप देखेंगे क्लॉज सचवाब जो है, ये कौन थे? तो आप गौर करना ये कौन थे। ठीक है, तो ये फाउंडर थे किसके बच्चे? ये फाउंडर थे किसके? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। किसके थे बच्चा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बड़े बड़े, आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स मैटर से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन जहां पर लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कौन थे ये? तो ये फाउंडर थे, याद रखना है आपने। और इसे कब फाउंड किया गया था? तो जनवरी 1971 में इसे फाउंड किया गया था, ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, अब इन्होंने रिजाइन दे दिया है किससे? अपनी चेयरमैनशिप से, एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तो इन्होंने रिजाइन दे दिया है, ये यहाँ पर एक बात आपके पास जानने वाली हो गई। ठीक है, अगला कहता है कि पीटर ब्राबेक जो है ये क्या बनेंगे यहाँ पे? इंटरिम चेयरमैन। हम सबको पता है जब भी चेयरमैन नहीं रहता है तो उसकी जगह पे एक व्यक्ति आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरिम, और जिसको आप टेम्पररी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्रेबक जो है, ये अगर हम बात करें, ये एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन है, इज वाइस चेयरमैन ऑफ द फाउंडेशन बोर्ड। ठीक है, तो ये इसके क्या बनेंगे अपने पास? ये बनेंगे इसके चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन ही, सॉरी, वाइस चेयरपर्सन, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम इस व्यक्ति की बात करते हैं, जब हम क्लॉज की बात करते हैं
तो ये कौन थे बच्चा? तो ये जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं। गौर करने वाली बात थी, ये कौन थे बच्चे यहाँ पे? तो ये जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, याद रखना, ठीक है। और हर साल अगर हम बात करें, हर साल अगर हम बात करें तो इसकी मीटिंग कहाँ पर होती है बच्चे? डेवस में होती है, ठीक है। और डेवस कहाँ पर आता है? तो आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में आता है। और हर साल डेवस में ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है, ठीक है। चाहे आप हिमाचल का कोई पेपर उठाइए, चाहे आप कोई भी पेपर उठाइए, वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हर साल जो है वो इसकी मीटिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो बिजनेस एलीट होते हैं, वो सब यहाँ पर मिलते हैं, ग्लोबल इश्यूज़ पे बात करते हैं, चाहे फिर वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इन सब पे बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, उसी के लिए ये यहाँ पर क्या कर गए हैं, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से रिज़ाइन दे दिया, ठीक है। तो ये याद रखना कि इस साल भी अगर हम गौर करते हैं, जो 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग थी वो भी कहाँ पर हुई थी बच्चे? जनवरी में। और जनवरी में कहाँ पर हुई थी? डेवस, स्विट्जरलैंड में। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर गौर करोगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगली वैसे अपॉइंटमेंट नहीं है, रीअपॉइंटमेंट है, ठीक है। गौर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। कौन हेड करता है इसको? तो अपॉइंटेड कमेटी, जो अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट की होती है, उसे कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और उन्होंने फिर से रीअपॉइंट कर लिया है किसको? टी रविशंकर को एज डिप्यूटी गवर्नर। गौर करना, ठीक है। एक कौन होते हैं हायरार्की में? एक होते हैं गवर्नर। गवर्नर के नीचे 4 क्या होते हैं अपने पास? 4 होते हैं डिप्यूटी गवर्नर्स। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आरबीआई की, ठीक है। तो 4 डिप्यूटी गवर्नर्स में से, ठीक है, गौर करेंगे, एक कौन बने हैं? एक बने हैं टी रविशंकर। क्लियर हो गया? पर याद रखना इनकी क्या हुई है? रीअपॉइंटमेंट हुई है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला कहता है दिस मार्क्स हिज सेकंड कॉन्सिक्यूटिव 1 ईयर एक्सटेंशन। आप सबको पता है जब भी कोई अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, काम करता है, तो इनके जो टेन्योर्स होते हैं उनको क्या मिल जाता है? एक्सटेंशन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको एक्सटेंशन मिला है। और इनको एक्सटेंशन कब से मिल रहा है? वैसे तो ये कब आए थे? मई 2021। और किसको रिप्लेस कर आए थे? बीपी कनगो। नहीं काम का है, नहीं याद रहेगा, ठीक है। अगला कहता है आरबीआई के, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आरबीआई की जब हम बात करते हैं तो 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं। याद करिए, हमने अभी कुछ दिनों पहले किसी करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि पूनम गुप्ता भी अपॉइंट हुई हैं एज अ गवर्नर, नहीं एज अ डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कौन आगे? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, एक कौन आगे? स्वामीनाथन, जनकिरमन आगे, और एक कौन आ गई आपके पास यहाँ पे? पूनम गुप्ता, ठीक है। आरबीआई के साथ एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, गौर करेंगे जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो बेटा ये जो आपके पास 4 नाम दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये और कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं? तो याद करिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। करवा चुकी हूँ आपको ये क्वेश्चन कई बारी, ठीक है, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल लोग कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। 6 में से 3 कहाँ से आते हैं? तो 3 कहाँ से आते हैं? आरबीआई से ही आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आरबीआई के अभी चेयरपर्सन कौन है? तो सबको बताया बच्चे कौन है अभी? संजय मल्होत्रा। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। कौन है अभी अपने पास? संजय मल्होत्रा। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, किसको सक्सीड कर आए थे ये भी? तो ये सक्सीड कर आए थे किसको? शक्तिकांत दास को, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, आरबीआई से बनने वाले बेसिक फैक्ट। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं आपका और थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आइए, जब हम बात करते हैं बच्चे 1926 की, गौर करना, हम कब की बात कर रहे हैं? 1926 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1926 में, ठीक है, जो अपने पास एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए इंडिया के अंदर, ऐसा लाने वाली एक कमीशन थी जिसका नाम था यंग हिल्टन कमीशन, ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगी, आप सोचेंगे कि ये तो मैडम हर बार ही बताती हैं, ठीक है, तो इसमें नया क्या है? तो मैं अब आज आपको एक नई चीज़ यहाँ पे सिखा देती हूँ कि जो यंग हिल्टन कमीशन है बच्चा, इसको रिकमेंड किसने करा था? रिकमेंड बोलने का मतलब है आरबीआई सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ये आइडिया किसने भी दिया था? तो ये आइडिया देने वाला एक नाम कौन सा आता है आपके पास? बी आर अम्बेडकर।
अम्बेडकर भी आता है, ठीक है। जानेंगे हम ये बी आर अम्बेडकर के बारे में, पूरी न्यूज़ है लास्ट में, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। सेकंड हमें समझना है बच्चे कि 1934 में क्या पेश किया जाता है बच्चे, आरबीआई एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को क्या बनता है बच्चे हमारे पास, आरबीआई क्या हो जाता है बच्चे यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। 1937 की अगर हम बात करें तो आरबीआई के हेडक्वार्टर पहले कहाँ पे थे, तो गौर करने वाली बात है, पहले हेडक्वार्टर थे कहाँ पर, कैलकाटा, एंड लेटर शिफ्टेड टू, याद रखना है हमें, बाद में कहाँ शिफ्ट हुए, ये बाद में शिफ्ट हो गए थे मुंबई में। क्लियर हो गया। इसके अलावा 1949 में आरबीआई को क्या कर दिया गया था बच्चे, आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया गया था, ठीक है। तो आज इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है, ये हम सबको यहाँ पर पता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हम इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं बच्चे इसकी, जब हम बात करते हैं कि आरबीआई के जो करेंसी नोट्स हैं, गौर करना मैं क्या बोल रही हूँ, जो आरबीआई के करेंसी नोट्स हैं, जो आरबीआई के करेंसी नोट्स हैं, वो कहाँ पर प्रिंट होते हैं, तो गौर करने वाली बात है, एक जगह आ जाएगी नासिक, तो नासिक तो हम सबको पता है कहाँ पर आ जाएगा, नासिक आ गया महाराष्ट्र में। उसके बाद सेकंड नेम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, मैसूर। जब हम मैसूर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर आ जाता है, कर्नाटका में। जब हम तीसरा बात करते हैं यहाँ पर किसकी, देवस की, ठीक है, तो देवस कहाँ पर आ जाता है, मध्य प्रदेश में। और उसके अलावा एक जगह आ जाती है आपके पास सालबनी, और सालबनी कहाँ पर आता है बच्चे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि आरबीआई का एम्बलम क्या है, तो हम सबको पता है टाइगर है एंड अ पाम लीफ है, ठीक है। कौन सा लीफ है यहाँ पे, पाम लीफ। ये आता है किसका टैग आपके पास, ये आता है लोगो किसका, आरबीआई का, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, पहले हुए ऑसबॉर्न स्मिथ, उसके बाद पहले भारतीय कौन हुए, सीडी देशमुख हुए। और अगर हम बात करते हैं सीडी देशमुख के बाद की ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो इसका आंसर आपके पास क्या निकल कर आता है बच्चे, इसका आंसर आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए, और आप मुझे बताएंगे कि आरबीआई के 2 ऐप हैं, मैं बता देती हूँ आपको। एक का नाम था सारथी, ठीक है, सारथी एंड प्रवाह, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो इन दोनों को अवार्ड दिया है, वो अवार्ड किसने दिया है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्या यूके की गवर्नमेंट ने दिया या किसने दिया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला सेक्शन देखते हैं, अगला करंट अफेयर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगला कौन सा सेक्शन आता है, नेशनल, और नेशनल के बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़े करंट अफेयर नहीं है, आसान करंट अफेयर है इस बार, ठीक है। गौर करते हैं। देखिए बच्चे, कहता है द मिशन अमृत सरोवर, गौर करना क्या नाम है, अमृत सरोवर एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था। कब लाया गया था इसे, आज़ादी का अमृत महोत्सव। गौर करना, हम क्या मना रहे थे, जब हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के 75 साल कंप्लीट हुए थे, तब हम ये क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो कहता है कि 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने इस स्कीम को क्या करा था, अनाउंस करा था, ठीक है। क्लियर हो गया। और जानने वाली बात है कि ये जो स्कीम है, अगर हम इसकी बात करें, ये स्कीम फुलफिल भी हो गई। 15 अगस्त 2023 को ये स्कीम सक्सेसफुल भी हो गई थी, ये भी हमारे पास यहाँ पर जानने वाली बात है, ठीक है। ये क्या हो गई थी बच्चे, यहाँ पे सक्सेसफुल भी हो गई थी। अब इसको थोड़ा सा और कह सकते हैं आप, यहाँ पर बढ़ाया गया है और इसे रिवाइव किया गया है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कहता है ऑब्जेक्टिव था इस मिशन का कि क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, या तो नए बनाने पड़ेंगे या जो ऑलरेडी हैं उन्हें रीजनरेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर पॉन्ड समझते हैं ना, जहां पे वाटर एक्यूमुलेट होता है, वाटर पॉन्ड्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, जो जानने वाली बात है ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। कहता है अगला, कहता है ईच अमृत सरोवर इज डिजाइन टू हैव अ पॉइंटेज एरिया, ठीक है। तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, तालाब बनाना पड़ेगा। तालाब का मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए बच्चे, 1 एकड़ होना चाहिए। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके अंदर कितनी होनी चाहिए, तो 10,000 क्यूबिक मीटर। ये हमें यहाँ पर क्लियर रखने हैं, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको पहले कह चुकी हूँ, ये स्कीम सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसको दोबारा से क्या किया गया है बच्चे, रेनोवेट किया गया है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर जानने वाली बात है, ठीक है।
क्लियर हो गया। अगला अगला क्या कहता है, एज ऑफ मार्च 2025 अगर हम अब की बात करते हैं, ओवर 68,000 सरोवर्स को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है, जिसमें से 46 तो ऐसे हैं जिनको कंस्ट्रक्टेड और क्या किया गया है, रिजोनोवेट किया गया है। किससे, और करने वाली बॉडी कौन सी है बच्चे, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये गारंटीड एक्ट, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और जब भी हम मनरेगा की बात करते हैं, मनरेगा को भारत सरकार ने कब इंट्रोड्यूस करा था, तो 2005 में इसको किया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। तो एक्चुअली में ये अमृत सरोवर क्या है बेटा, अमृत सरोवर हमें पॉन्ड्स बनाने हैं, हमें क्या बनाने हैं, तालाब बनाने हैं छोटे छोटे, और वो उन तालाबों का जो एरिया है, मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, 1 एकड़, और कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, ये हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा, ठीक है। और इस इनिशिएटिव को स्पेशली उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, इनमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और वाटर स्कैरिसिटी वहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे जोड़ सकते थे अपने लिए, ठीक है। जब भी हम किसकी बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर के साथ कौन सा SDG है, तो आप याद रखेंगे SDG 6 किसके साथ डील करता है बच्चे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के साथ ये यहाँ पर डील करता है। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, और आप जोड़ लेंगे इसके साथ का, हाँ एक हम और जोड़ सकते हैं यहाँ पे, जब हम बात करते हैं किसकी, वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं, क्योंकि हम पानी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं, 22 मार्च को हर साल हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाला करंट अफेयर है और जानने वाला है, ठीक है। आइए गौर करते हैं। कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर लिया है हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट। जैसे कोई बॉडी होती है बच्चे या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक हेडक्वार्टर भी होता है ना, तो हमने एक एग्रीमेंट साइन करा है जिसका नाम क्या है, हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट। न्यू दिल्ली बेस्ड किसके साथ करा ये एग्रीमेंट साइन, गौर करेंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, याद रखना है, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड इंडिया एज द होस्ट कंट्री फॉर IBCS हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरी, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, अभी तक ये मतलब वैसे तो पहले भी इस IBCA के हेडक्वार्टर कहाँ पे थे, दिल्ली में थे, बट अब कंफर्मेशन के साथ इनका हेडक्वार्टर प्लस सेक्रेटरेट कहाँ पे रहेगा, इंडिया में रहेगा। और कहाँ पे रहेगा इसका हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में रहेगा, ये हमें जानना है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है, अब ये आया फिर से आपके पास स्टैटिक वाला क्वेश्चन, ठीक है, गौर करो। कहता है IBCA को किसने लॉन्च करा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इसको लॉन्च करा था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि आइडिया कब दिया था, तो आइडिया दिया था 2019 में आइडिया दिया गया था, और 2023 में ये बन गया था। और उस दिन हम, जिस दिन ये बनाया गया, ठीक है, उस दिन हम क्या मना रहे थे, उस दिन हम प्रोजेक्ट टाइगर के कितने साल बना रहे थे, 50 साल बना रहे थे। और कहाँ इस इवेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, मैसूरू कर्नाटका में इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। जब भी हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं 1 अप्रैल 1973 हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। कहता है इसके बाद का, अभी तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगला, अच्छा अब एक चीज़ और गौर करो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहता है यहाँ पे एंड इज सपोर्टेड बाय NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जानने वाली बात है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये कौन सी बॉडी आती है बच्चे अपने पास, स्टैट्यूटरी बॉडी आती है, याद रखना है। और स्टैट्यूटरी बॉडी को हमने कब बनाया था, 2005 में बनाया था। कब बनाया था बच्चे इस बॉडी को हमने, 2005 में बनाया था, याद रखना है आपने। और किसके अंडर बनाया था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब का है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 का, ठीक है। ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। अगला कहता है ये जो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसके अंदर कितनी स्पीसीज है बिग कैट की, तो गौर करने वाली बात है 7 है, जिसमें से याद रखना है जैगुआर और प्यूमा नॉट फाउंड इन इंडिया। ये भी हम बात पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर नहीं मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। टोटल कंट्रीज कितनी है यहाँ पे, तो 27 कंट्रीज एंड सेवरल ऑर्गेनाइजेशन एज पर दी NTCA, ठीक है, हो गया। अच्छा अब एक और बात है ना, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइगर्स के बारे में, तो टाइगर रिजर्व याद रखना है, टाइगर रिजर्व
कहाँ पर है, कितने हो चुके हैं सॉरी, तो आप याद रखेंगे टोटल कितने हो चुके हैं 58। जो लास्ट बना था वो था माधव नेशनल पार्क, कहाँ पर बना था बच्चे, मध्य प्रदेश इसका आंसर था हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है यूपी ने टॉप कर लिया है किस चीज़ में, यूपी नंबर 1 आया है जीआई टैग कलेक्शन करने में। ठीक है, तो गौर करेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है जीआई सर्टिफिकेट्स, गौर करो, जीआई सर्टिफिकेट्स का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, और ये एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में। ठीक है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था यहाँ पे क्लास में कि क्या जीआई टैग लाइफ टाइम रहते हैं, बिल्कुल नहीं, जीआई टैग कितने सालों के लिए मिलते हैं, 10 सालों के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि इनको क्या किया जा सकता है, इनको बाद में रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब क्या कहता है, ये क्लियर हो गया बच्चे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे एक्ट कब आया था तो 1999, और अगर आपसे पूछे कि केम इनटू फोर्स, समझ गए ना, केम इनटू फोर्स का मतलब है लागू कब किया गया इसको, तो गौर करने वाली बात है, लागू किया गया था 2003 में। ठीक है, कब किया गया था, 2003 में। इसीलिए जो अपने पास है दार्जिलिंग टी, गौर करना, ठीक है, जो अपने पास दार्जिलिंग टी आती है अपने पास, उसको 2004 और क्या किया गया था, 5 में क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए, कहता है जीआई सर्टिफिकेट्स इज गिवन टू 21 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम यूपी इंक्लूडिंग बनारसी सहनाई, बनारसी तबला और बनारसी भरवा मिर्च। ठीक है, तो कहता है यूपी ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है किस चीज़ में बेटा, तो आप याद रखेंगे जीआई टैग में। अब यूपी में कितने जीआई टैग हो चुके हैं, 77, और तमिलनाडु के पास कितने हैं, 69, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हमें ये मैंने क्लासेस में क्लियर किया हुआ है वैसे, तो मैं यहाँ पे भी एक बार क्लियर कर दूं कि हमारा टारगेट है, गौर करना, हमारा टारगेट है कि 10,000 जीआई टैग करने हैं। कितने टैग करने हैं बच्चे, 10,000 टैग करने हैं और जीआई टैग करने हैं, और कब तक करने हैं, तो 2030 तक हमें 10,000 जीआई टैग करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि कौन है, सीएम है कहाँ के, महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र बना था 1 मई 1960 को ये बना था। ठीक है, और याद होगा महायुति कोएलिशन हुआ था। ठीक है, उसमें कौन अपॉइंट हुए थे, देवेंद्र फडणवीस। तो कहता है इन्होंने इनॉग्रेट करा है किसको बच्चे, अमरावती एयरपोर्ट को, वेलोर विदर्भ महाराष्ट्र से, और इस एयरपोर्ट को कौन ऑपरेट करेगा, अलायंस एयर करके बॉडी होगी, वो इसे हेड करेगी। ठीक है, अब आता है हमारे पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहता है ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ, झंडा लहराएंगे किसका, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अमरावती 2 कहाँ पर आएगी, मुंबई, याद रखना है। कहता है और किस स्कीम के अंदर, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, मतलब याद करो हमने एक स्कीम पढ़ी थी उड़ान। ठीक है, उड़ान हमने पढ़ी थी, जिसको आप रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म आपके पास क्या निकल कर आता है, जिसका फुल फॉर्म आता है उड़े देश का आम नागरिक। क्या नाम आता है इस थीम का, तो उड़े देश का आम नागरिक, जिसको लॉन्च किया गया था 21 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, और इसका मेन एम था रिमोट एरियाज के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाना, या रिमोट एरियाज के अंदर कनेक्टिविटी को बनाए रखना, या अगर वहां तक कोई पहुंचना चाहता है तो उस कनेक्टिविटी को क्रिएट करना। ठीक है, कहता है सीएम फडणवीस ऑल्सो अनाउंस्ड, गौर करना, कि साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है, सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा, और वो भी कहाँ पर बनाया जाएगा, अमरावती में, आने वाले कुछ कितने महीनों में, आने वाले कुछ 6 महीनों के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। तो आने वाले 6 महीनों के अंदर क्या करना है बच्चे, हमें यहाँ पर हम अमरावती एयरपोर्ट को बनाएंगे, क्या अमरावती एयरपोर्ट को बनाएंगे लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, हम इसे बनाएंगे। क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक का। अच्छा चलिए अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में, 1-2 चीज़ों के बारे में, और ताकि हमें क्लियर है। ठीक है, जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र जियोग्राफिकली किस प्लेट्यू का पार्ट
फ्लैट है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे डेक्कन प्लेट्यू का। डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो याद रखना है ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल का एक और नाम क्या आता है, रेगूर सॉइल आता है, एंड इट इज़ फेमस फॉर या इट इज़ सुटेबल फॉर किसके लिए होती है, कॉटन के लिए, ठीक है। उसके अलावा जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सेकंड, गौर करना, सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी स्टेट है, सॉरी, ठीक है, मोस्ट क्या जाएगा आपके पास, मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं किसकी, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के फोक डांसेस में एक आता है आपके पास लावनी जो बहुत फेमस है, उसके अलावा लेजिम, ठीक है, उसके अलावा तमाशा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे डांस हैं जो किसके साथ एसोसिएटेड है, फोक डांस है, कहाँ के, महाराष्ट्र के, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद का अगला आते हैं, अगला आता है आपके पास, हाँ अगला आता है इंडिया ग्रांट टू सीरिया भी पढ़ सकते हैं इसे, सायरा लियोनी, जो आप इसे पढ़ना चाहें वो आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये कंट्री आती कहाँ पर है, तो ये कंट्री कहाँ पर आती है, तो ये आती है वेस्ट अफ्रीका में आती है, ठीक है। हम सबको पता है कि कुछ ऐसे अफ्रीकन नेशंस हैं जिनकी हालात सच में बहुत ख़राब है, तो उनको एड, और जो एड कह सकते हैं या एडवाइसेस है, कौन देता रहता है, अदर देश देते रहते हैं, ठीक है। देखिए कहता है भारत सरकार ने अनाउंस करा है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा किसको, तो यहाँ पे कितने पैसे देने जा रहे हैं, $994 करोड़, हाँ मतलब जिसका पूरा डेटा कितना लिखा हुआ है 8.26 करोड़ हो गया, टू द रिपब्लिक ऑफ सीरिया लियोने फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। गौर करना किसके लिए है ये, तो कहता है इनेबलिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन इन, क्या लिखा है यहाँ पे, सीरिया लियोने, मतलब किसके लिए बात हो रही है, PWD, ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो कि क्या है बच्चे, डिसेबल हैं, अंडर द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, ठीक है। तो यूएन का एक ऑर्गन है, ऑर्गन तो नहीं कहेंगे वैसे, यूएन का एक पार्ट कह सकते हैं आप इसे, और यूएन के इस पार्ट का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, इसके अंदर हम इसको मदद करने जा रहे हैं, ठीक है। कहता है इंडिया यूएन डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब की गई थी, जून 2017 में, एंड हैज़ अ टोटल कमिटमेंट ऑफ इतना इतना पैसा हम यहाँ पर देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। और अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर इस कंट्री की कैपिटल की बात करते हैं, तो कैपिटल का नाम आता है फ्री टाउन, ठीक है, याद रखेंगे आप। अच्छा, अब अगर गौर करोगे थोड़ा सा, अगर तुम्हें अच्छे से करंट अफेयर याद होगा तो याद करते हैं, जब हम क्या पढ़ रहे थे, ऐसा ही PWD कुछ पढ़ रहे थे, तो हमारे पास भी एक योजना है जिसका नाम है सुगमया, ठीक है, जिसको सुगमया भी पढ़ा जाता है या सुगम्य भी पढ़ा जाता है। सुगमय योजना अगर आपको याद होगा, जो कि कब चलाई गई थी, 3 दिसंबर 2015 को इसको चलाया गया था, ठीक है। तो हम भी किसके लिए काम कर रहे हैं, इंडिया में जो काम होता है PWD लोगों के लिए, वो किससे होता है, तो वो सुगमय योजना, या फिर इसे हाँ सुगमया योजना या सुगमय भारत स्कीम भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है स्वामित्व स्कीम आ गई आपके पास यहाँ पे, और स्वामित्व स्कीम की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसने कितने कंप्लीट कर लिए अपने साल, तो आप याद रखेंगे कितने साल कंप्लीट कर लिए, 5 साल इसने, सॉरी 5 नहीं होगा, हाँ 5 साल इसने क्या कर लिए, अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। कहता है, फुल फॉर्म पढ़ते हैं पहले, गौर करना, फुल फॉर्म में ही सब कुछ लिखा हुआ है। कहता है सर्वे ऑफ विलेजेस, गांव में क्या किए जाएंगे, सर्वे नाप नपाई की जाएगी, फिर मैपिंग की जाएगी किसके साथ, एक इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी के साथ, और किसको नापा जाएगा, तो नापा जाएगा विलेज एरियाज को, ठीक है। तो गौर करना क्या लिखा हुआ है, कहता है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल गवर्नेंस स्कीम थी जिसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। और जब हम 24 अप्रैल की बात करते हैं, 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। कहता है द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, पहले ये पढ़ने से पहले एम पढ़ लेते हैं। ये देखो एम क्या लिखा हुआ है, एम क्या है बच्चे स्कीम का, ये स्कीम कैसी
लीजिए सेंट्रल स्कीम है, मतलब इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। कहता है विच एम्स टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, आपके अधिकारों का, तो बोलने का मतलब है आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना डेटा है, कितना क्या है, उस पूरे के पूरे डेटा को क्या किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखा जाएगा। ठीक है, पूरे डेटा को क्या किया जाएगा, मेंटेन करके रखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड बनेंगे टू विलेज हाउस होल्ड ऑनर्स एंड पोसेसिंग हाउसेस इनहेबिटेड रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, गौर करना, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि कहाँ पर है, गांव में है, वो इस स्कीम के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा दिखा सकता है या इसका एक कार्ड बनाकर रख सकता है। क्लियर हो गया। अगर अब इसमें एक डेटा लिखा हुआ था कि हिमाचल प्रदेश और एक दो स्टेट और बताए थे जहां पर कुछ लोगों के नाम मेंशन है कि उनका आपस में झगड़ा हुआ, मतलब गांव के लोगों का आपस में झगड़ा हुआ कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर, और इस स्कीम के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा आसानी, बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। कहता है द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत विद द सपोर्ट ऑफ उत्तराखंड बेस्ड सर्वे ऑफ इंडिया एंड नई दिल्ली बेस्ड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस। ठीक है, तो अब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि फलानी बॉडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये लिखे हैं बच्चे हेडक्वार्टर आपके पास। क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा, पंचायत के बारे में हम यहाँ कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमने अगला एक पूरा का पूरा करंट अफेयर आना है इसके बारे में, और उसको फिर हम यहाँ पर कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला, सबको पता है क्या हुआ है। ठीक है, सबको पता है अपने पास कि क्या हुआ था, यहाँ पर आपको पूरा क्लियर है। ठीक है, हमारे जो अपने पास कौन सा एक एरिया, कश्मीर, पीओके तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, कश्मीर में अपने पास एक पहलगांव में टेरर अटैक हुआ था, आप सबको पता है। ठीक है, कोई इससे वंचित नहीं है, सबको पता है। ठीक है, और उसके तुरंत बाद, जो कि मतलब एक तरीके से आप जेनोसाइड ही कह सकते हैं ये, इसके तुरंत बाद जो क्या किया गया था, भारत सरकार के द्वारा अपने कुछ 5 ऐसे एक्शन लिए गए थे तुरंत, जो कि किसके लिए मतलब बुरे साबित हुए। वैसे पाकिस्तान क्या, इनके लिए तो कुछ बुरा साबित नहीं हुआ बेटा, इन्होंने भी रिटेलिएट कर ही दिया, पर चलो हमने क्या क्या करा उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, गौर करते हैं। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं। तो पहला क्या सस्पेंड करने जा रहे हैं हम सस्पेंड करने जा रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को, और इस इंडस वाटर ट्रीटी को हमने साइन करा था 19 सितंबर 1960 को, क्या करा था, ज्वाइन करा था। ठीक है, क्या कहता है ये ट्रीटी कहती थी कि जो इंडस नदी है उसकी जो कौन सी वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो आप गौर करेंगे कौन कौन सी आती है। एक आती है आपके पास यहाँ पे झेलम के बाद कौन सी आती है आपके पास, चेनाब। ठीक है, और चेनाब के साथ एक आती है सिंधु ट्रिब्यूटरी नहीं है, सिंधु तो चलो खुद ही नदी हो गई। इन तीनों नदी का पानी अनडिस्प्यूटेबली कौन इसको यूज करेगा, इसे यूज करेगा कौन, ये करेगा पाकिस्तान। क्लियर हो गया। बची तीन कौन कौन सी यहाँ पे, तो वो बची ब्यास, एक बची रावी, एक क्या बची आपके पास सतलुज। इनका पानी टोटली कौन यहाँ पर कंज्यूम करेगा, हम करेंगे। और हम ऐसा नहीं कि उसको नहीं कंज्यूम कर सकते, हम वहाँ पे भी कंज्यूम कर सकते थे, पर बोलने का मतलब है कि ज़्यादा राइट किसके पास थे यहाँ पर, तो ये थे पाकिस्तान के पास, और इनको लेकर राइट किसके पास थे, हमारे पास। ठीक है, जो कि हमने क्या कर दिया, इस एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, और याद रखना है, आपको पता होगा कि झेलम नदी का वो पानी भी छोड़ा गया था, बाढ़ आ गई थी कहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक है, और बहुत सारे मीम्स भी बन रहे थे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अगला कहता है गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड करा है कि जो अटारी बागा बॉर्डर है, अटारी कहाँ पर आता है आपके पास, तो अटारी लाहौर के पास आपके पास एक टाउन आ जाता है, टाउन आ गया, और बागा कहाँ पर आ गया अपने पास, अमृतसर में। ठीक है, इस रूट को क्या कर दिया गया है, पूरा का पूरा बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये भी क्लैरिफाई किया गया कि जो इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अब वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, उनको वापस जाना होगा 1 मई 2025 से पहले, ये भी याद रखना है। और ऑल पाकिस्तानी, चाहे आप मिलिट्री, चाहे आप नेवी, चाहे आप एयर एडवाइज़र थे, कहाँ पर, पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली के अंदर, आपको भी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से निकालना मतलब आपको भी यहाँ से वापस भेजा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या करा था यहाँ पे, ये जो पर्सनल्स होते हैं, ठीक है, एंड दे हैव बीन आस्क्ड टू लीव इंडिया विद इन 1 वीक। ठीक है, तो इनको इंडिया को छोड़कर जाना था 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, ये आप सब पढ़ चुके होंगे और ये सब आप देख चुके होंगे, क्योंकि न्यूज़ आए दिन इसके ऊपर डेटा चल ही रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के साथ हम कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, तो दैट इज़
23 किलोमीटर, ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है बेटा कि ये जो कांड हुआ, ठीक है, इस कांड की जिम्मेदारी, जो पहलगांव में अटैक हुआ, इस कांड की जिम्मेदारी किसने ली है? TRF ने ली है। और TRF क्या है बच्चे? द रेजिस्टेंस फ्रंट। इस पार्टी टेररिस्ट ग्रुप का नाम है, पार्टी तो किसी एंगल से नहीं हुई, ये क्या थी आपके पास यहाँ पे? टेररिस्ट ग्रुप का नाम है, जो कि लश्कर-ए-तैयबा के अंडर क्या करती है? काम करती है, ठीक है। तो इसने पूरा का पूरा पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बताया कि ये जो कांड है ये किसने करा था? इन्हीं लोगों ने करा था, ठीक है। और बेटा इसमें 26 सिविलियंस क्या करे गए थे? मारे गए थे, ठीक है। ये सबको बताया। आज आप इंटरव्यू देख लो, आप यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, इनके ऊपर डेटा ज़रूर आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला सेक्शन कौन सा आता है? इंटरनेशनल। इसके बारे में भी बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि क्या लिखा गया है समझते हैं। कहता है इंडिया और जो 62 अदर कंट्रीज़ हैं, 62 अदर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है किस चीज़ को लेकर कि ग्रीन कार्बन टैक्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा? लाया जाएगा, ठीक है। हम सबको पता है बच्चे कि क्लाइमेट चेंज का असर हर चीज़ पे हो रहा है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो बेटा, उन सब पे क्या हो रहा है? उसका नेगेटिव इफेक्ट ही जा रहा है, ठीक है, कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? इसी तरीके से ग्लोबल कार्बन लाने की बात की गई है और जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनको ख़त्म करने की बात की गई है, ठीक है। ख़त्म तो बेटा बहुत बहुत मुश्किल है, हाँ, पर कम भी कर दें हम कुछ परसेंट, यही बहुत रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अगला कहता है ये जो लैंडमार्क डिसीजन है इसे लिया गया कब? जब वोटिंग करवाई गई कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन बैक्ड। गौर करना, यूनाइटेड नेशन का एक छोटू सा ऑर्गन है, क्या नाम है इसका? IMO। और IMO के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? लंदन में। और यहाँ पर एक पूरा का पूरा वोटिंग कराई गई और इंडिया ने भी इसमें हामी भरी और इंडिया ने क्या कहा कि हाँ भाई, हम बिल्कुल तैयार हैं इस प्रकार के ग्लोबल कार्बन को लाने के लिए, ठीक है। सिंस शिपिंग सेक्टर इज नॉट कवर्ड अंडर द 2015 पेरिस एग्रीमेंट, कुछ याद होगा, COP याद होगा आपको, ठीक है, उसके अंदर नहीं आता था। दिस न्यू लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क, अब इसको लाया गया है और क्या करना है? हमें नेट ज़ीरो टारगेट करना है। आप सबको पता है नेट ज़ीरो क्या हो गया कि अब हम कई बार बात कर चुके हैं। नेट ज़ीरो हमारे इंडिया का भी एम है कि हमें 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन करना है, ठीक है। तो ये इसके साथ यहाँ पर आपके पास कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। फैक्चुअल न्यूज़ थी ये हमारे लिए। अगली आती है इसके बाद की और अगले वाले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे, आपको शायद ये भी पता होगा, जब हम मैरीटाइम की बात करते हैं तो हमने भी विकसित भारत, ऐसे सागरमाला प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं हम कार्बन की बात कम कर रहे थे, पर यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? कार्बन की बात कर रहे थे, ठीक है। अगला आता है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। गौर करना, क्या नाम है इसका? यूनेस्को का ही एक मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है। साइट तो है ही है, साइट भी है, टेंटेटिव लिस्ट भी है, जो हम पढ़ चुके हैं। टेंजिबल भी होती हैं, इनटेंजिबल भी होती हैं, कल्चरल होती हैं, मिक्स्ड होती हैं। उसके अलावा भी एक और बॉक्स कह सकते हैं आप इसका, जिसका नाम क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो गौर करते हैं क्या लिखा है। कहता है 2 मनुस्क्रिप्ट हैं। एक मनुस्क्रिप्ट का नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, और भरत मुनि की किताब है नाट्य शास्त्र। इन दोनों को किस में ऐड कर लिया गया है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर ऐड कर लिया गया है, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसके अंदर जो पुराने विरासतीय दस्तावेज हैं उनको क्या किया जाएगा? प्रिजर्व किया जाएगा, उनको संभाल कर रखा जाएगा, ठीक है। कहता है अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अब कितने इंस्क्रिप्शन हो चुके हैं? 14, जो किसके अंदर काउंट हो चुके हैं? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर काउंट हो चुके हैं। बोथ दिस न्यूली इंडक्टेड मनुस्क्रिप्ट्स आर प्रिजर्व्ड बाय, कौन इन्हें संभाल रहा है? तो याद रखना है, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे संभाल रहा है, ठीक है। इस साल अगर हम बात करें यूनेस्को की तो 74 न्यू डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज कलेक्शंस फ्रॉम 72 कंट्रीज और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको यहाँ पर रजिस्टर किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड कलेक्शन कितने हो चुके हैं? 570। चलिए अब हम अपनी उन 2 किताबों की बात यहाँ पर कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं तो ये एक सैक्रेड संस्कृत टेक्स्ट है, हम सबको पता है, जो किसने लिखा था? व्यास ने। और इसके अंदर कितने श्लोक हैं? तो 700 हैं, 18 चैप्टर हैं। उसके बाद जो है 6th बुक जो है वो भीष्म पर्व के बारे में है, जो कि लॉन्गेस्ट एक एपिक पोयम है, किसके बारे में? महाभारत। और नाट्य शास्त्र किसकी आती है? भरत मुनि की आती है, ठीक है। और उसके अलावा इट इज़ एन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, जिसमें कितने श्लोक हैं? तो याद रखेंगे 36,000, ठीक है।
चलिए, अच्छा यूनेस्को के हेडक्वार्टर, यूनेस्को कब बना था, हम कई बार बात कर चुके हैं, 16 नवंबर 1945 को, और यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए हो गया हमारे पास एक और यहाँ पर सेक्शन। अगला आता है जो 15वीं ब्रिक्स की जो एग्रीकल्चरल मीटिंग है, गौर करना ब्रिक्स की मीटिंग की बात नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है बच्चे, तो आप याद रखेंगे ब्रासीलिया, ब्राज़ील में वो पार्टिसिपेट की गई है। ठीक है, क्या थीम है इसकी वहाँ पर, तो प्रमोटिव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कोऑपरेशन इनोवेशन इक्विटेबल ट्रेड अमंग दी ब्रिक्स कंट्रीज। ठीक है, अगला कहता है ब्रिक्स कंट्रीज have launched a new initiative, क्या नाम है इसका, ब्रिक लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप, ताकि किसे बचाया जा सके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन और सॉइल फर्टिलिटी लॉस, ऐसे बड़े बड़े मुद्दों को संभाला वहाँ पर जा सके। क्लियर हो गया। अच्छा, ब्रिक्स कब बना था, तो हम सबको पता, अच्छा ब्रिक्स की आप मुझे बताएंगे, चलिए आप मुझे बताते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ब्रिक टर्म किसने दी थी, पहला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। और जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ब्रिक्स के नए मेंबर कौन कौन है आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये पिछले करंट अफेयर में करा दिया गया है आपको। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास वर्ल्ड प्रेस फोटो। ठीक है, ये बच्चा देख रहे होंगे आप बच्चे जिसके दोनों हाथ नहीं है, एक कतर बेस्ड, आपको पता है पैलेस्टीन में क्या क्या चला, तो पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर है जिनका नाम है समर अब्बू एलॉफ, इन्होंने एक फ़ोटो ली थी और इस फोटो को क्या बोला गया है बच्चे, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर बोला गया है। ठीक है, और याद रखना है इन्होंने अपने दोनों हाथ कब खो दिए, जब किसका अटैक हुआ था, इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ था, कहाँ पर, गाजा सिटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है, अच्छा अभी हम अगर हम बात करें, अगर मैं आपको बोलूं कि पलक झपकते ही आपका जो आप मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई भी डेटा डाउनलोड करते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ 5G 6G को रो रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ चुका है भैया, चाइना में आ गया है 10G, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, पर याद करना ये 10G अभी वायरलेस नहीं है, ये वायर के साथ है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो होता है उसके साथ है, और कहता है इसकी स्पीड ये आप इसके साथ चेक कर लेंगे। ठीक है, फैक्चुअल है, पर कंट्री कौन सी बनी है, तो याद रखेंगे चाइना। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास कौन सा सेक्शन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए अगला क्या आता है बच्चे आपके पास यहाँ पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल बात करें, लीडरशिप ऑनर्स को क्या मिला, यहाँ पर लीडर्स को ऑनर दिया गया है। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे इनकी लिस्ट आ चुकी है जिसमें कितने लीडर्स आए हैं, 116, याद रखने वाली बात है, और किस एज वाले हैं, तो 40 के अंदर क्या आ जाएंगे, फील्ड क्या क्या है उनकी, तो उनकी फील्ड है बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस और आ गया आर्ट्स। ठीक है, अब गौर करने वाली बात है इंडिया से कौन कौन है। ठीक है, बाकी तो चलो नहीं याद रखना है, पर इंडिया से कौन कौन है ये जानने वाली बात है। कहता है रितेश अग्रवाल किसके सीईओ हैं, ओयो होटल्स के, उसके बाद है किन राजा रापू आ जाएगा आपके पास, राम मोहन नायडू, ये कौन है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। उसके बाद है निपुण मल्होत्रा, ये किसके आगे, निपमैन फाउंडेशन के। उसके बाद है आलोक मेडिके पूरा अनिल जो आ जाएंगे, ये आगे नेक्स्ट बिग इनोवेशन लैब्स के आ जाएंगे। नटराजन शंकर आ जाएंगे किसके, बॉस्टन के। उसके बाद मानसी सुब्रमण्यम, पेंगुइन रैंडम हाउस, और उसके बाद अनुराग मालू, ये कौन आ गए, माउंटेनियर। ठीक है, इन सबको किसके अंदर डाला गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो लीडर्स की लिस्ट आती है उसके अंदर इसको इंसर्ट किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अगला ट्रिपल स्टार मार्क करंट अफेयर है हमारे पास ये। ठीक है, जानने वाला ये करंट अफेयर हमारे पास, गौर करते हैं क्या लिखा है। कहता है यहाँ पे जर्नल जो अनिल चौहान है, जो कि कौन थे अपने पास, सीडीएस हैं, उनको क्या दिया गया है बच्चे, उनको यहाँ पर मैक ग्रेगोर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा हमारे दिमाग में, ये नाम किसके नाम पर आ रहा है, तो गौर करना है बच्चे। आपको याद होगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आप एक गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम आता है चार्ल्स मेटकाल्फ। अगर आपको पता होगा तो उसका नाम क्या आता है, चार्ल्स मेटकाल्फ। फिर आगे उनका पूरा नाम ये है, ठीक है, जो क्या लिखा है यहाँ पे, मैक ग्रेगोर। ठीक है, ये उनका पूरा नाम आता है। अगर आपको पता होगा बच्चे इस पर्सन के बारे में, इसने
एंग्लो भूटान वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब एंग्लो भूटान वॉर चल रही थी, जो कि बहुत ही हिली एरिया था, बहुत ही एडवेंचरस था, उसमें इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। जब हम एंग्लो भूटान वॉर की बात करते हैं तो 1864 से लेके 65 तक का टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। कहता है यहाँ पे ये दिया जाता है किसके द्वारा, तो ये यूएसआई के द्वारा दिया जाता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यूएसआई क्या हो गया। तो यूएसआई क्या है बच्चे, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, शिमला में। और शिमला में क्यों हुई है, क्योंकि अगर आप गौर करते हैं, शिमला वॉज दी समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। और इसे कब बनाया गया था, 1870 में, ठीक है। अब क्या कहता है, गौर करो, कहता है ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिनका एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन है किसमें, मिलिट्री में, एक्सप्लोर करने में, एडवेंचर में। तो गौर करो, मैंने क्या बोला, अभी भूटान गए थे तो वो एडवेंचरस ही आ गया ना। कहता है फॉर 2023 टू विंग कमांडर डी पांडा IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स, और राहुल कुमार पांडे कौन से आ गए आपके पास, इंडियन नेवी के, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अगला कहता है फॉर 2024 टू राम रतन जाट इंडियन नेवी आ जाएंगे, सर्जेंट झूमर राव पुनिया इंडियन एयरफोर्स के आ जाएंगे, कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल, ये कहाँ पर आ गया आपके पास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। एंड अवार्ड इज ओपन टू ऑल रैंक, चाहे फिर आप सर्विंग हो, चाहे आप रिटायर हो, आर्म्ड फोर्सेज के। आर्म्ड फोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आ जाएंगी। और आगे क्या लिखा है, चाहे फिर आप टेरिटोरियल आर्मी, जैसे अनुराग सिंह ठाकुर है वो टेरिटोरियल आर्मी के हेड नहीं, टेरिटोरियल आर्मी के हैं वो। उसके बाद रिजर्व फोर्सेज आ गई, राष्ट्रीय राइफल्स आ गई, और उसके बाद आ गई असम राइफल्स, ठीक है। चलिए, हो गया हमारे पास एक और यहाँ पर करंट अफेयर, ठीक है। अगला आता है अब हमारे पास अगला करंट अफेयर आपके पास आता है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड आया है, ठीक है। ये भी बच्चे एनुअल अवार्ड है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका स्पोर्ट्स की फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो जिनका स्पोर्ट्स की फील्ड में कंट्रीब्यूशन रहा है या अचीवमेंट ली है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो कहता है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड कहाँ पर हुए हैं, मैड्रिड स्पेन पे। आर्मन गस्टव द्युप्लांत, अब बेटा नाम बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये कौन है बेटा, तो ये पोल कह सकते हैं आप, यहाँ पे वॉल्टर कह सकते हैं। आपको पता होगा पोल होता है, पोल पे जंपिंग करनी होती है ना, वो जंपिंग वाला, ये वाला, वो वाला ये, ठीक है। तो पोल जंपिंग आ गया आपके पास। क्या लिखा है, फ्रॉम स्वीडन वॉज ऑनर्ड विद द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, ठीक है। उसके बाद है सिमोने बाइल्स, जो कि जिमनास्ट हैं USA से, इनको क्या दिया गया है, स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड। और रियल मैड्रिड मेंस फुटबॉल टीम ऑफ स्पेन, इसको मिला है वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। उसके बाद है लेमिन यमाल, फुटबॉल प्लेयर है स्पेन के। उसके अलावा इनको ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और जियांग वैंग कहाँ का है, पैरा स्विमर है, कहाँ के, चाइना के। इनको भी अवार्ड दिया गया है, किस चीज़ के लिए, डिसेबिलिटी के लिए। तो बोलने का मतलब है इंडियन में किसी को नहीं मिला है, याद रखना, ठीक है। अगला आता है, अगला आपके पास है यहाँ पे गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। गौर करना, क्या नाम है इसका, गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज है, ठीक है। ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है USA बेस्ड गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन, जिसके इसने अनाउंस करा है रेसिपिएंट ऑफ 36 अवार्ड, मतलब इसी प्राइज को हम एक और नाम क्या देते हैं, इसको हम ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहते हैं, ठीक है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया होगा, किसमें, एनवायरनमेंट की फील्ड में, ठीक है। ध्यान रखना, किसमें दिया होगा बच्चे, एनवायरनमेंट की फील्ड में इन्होंने क्या करा होगा, कंट्रीब्यूशन दिया होगा, उनके नाम पर ये दिया जाता है। ये 6 रीजन्स में दिया जाता है, याद रखना, लिखा ना, अक्रॉस 6 इनहैबिटेटेड कॉन्टिनेंटल रीजन, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, आइलैंड नेशंस, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। कहता है 2025 में कितने लोगों को दिया गया है, 7 रेसिपिएंट्स हैं। अब बाकी कंट्री से कौन कौन है हमारे काम का नहीं है, पर हमारे इंडिया से कौन है जानने वाला है। तो वो क्या नाम है यहाँ पर, इंडिया से नहीं है, यहाँ पे एशिया से बोला गया, सॉरी। तो उनका नाम है बटमुंक, अब इनका नाम बहुत खतरनाक है, देख लेना। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कहाँ से, मंगोलिया से। इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इंडियन कोई है नहीं इसमें, तो कोई भारी बात नहीं है याद करने के लिए, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और, अगर आपको याद होगा
पिछले साल ये किससे मिला था? आलोक शुक्ला को। कुछ नाम याद आया कि नहीं याद आया? ठीक है, ये वो हैं बच्चे, आलोक शुक्ला की जब आप बात करते हैं तो ये वो हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर जो पेड़ कटाव हो रहा था उसे बचाया था, अगर आपको पता होगा तो उसको बचाने का काम करा था, उनको मिला था पिछले साल का अवार्ड। और इस साल मंगोलिया के बैटमैन को मिला है। अब बैटमैन ही है ना इसका नाम? हाँ, बैटमैन याद रख लो। ठीक है, चलिए आगे आता है इसके बाद का डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, आइए, डेजर्ट फ्लैग जो 10 है वो कहाँ पर हुई है आपके पास? तो आप याद रखेंगे ये यूएई ने ही होस्ट करी थी इस बार, और उनकी और हमारी एयरफोर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, अब उसके साथ साथ 12 और कंट्रीज हैं, नहीं याद होगा बच्चे, बस इतना याद रखना कि डेजर्ट फ्लैग क्या है, तो एयरफोर्स एक्सरसाइज है किसके साथ? तो आप याद रखेंगे यूएई के साथ। ठीक है, और यूएई के साथ एक हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ये मिलिट्री है। डेजर्ट फ्लैग कैसी आ गई आपके पास? एयरफोर्स आ गई। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है? रिपोर्ट, रैंकिंग और इंडेक्स आता है। ठीक है, अगला कहता है टाइम्स की लिस्ट आ चुकी है, टाइम मैगजीन से आपको पता है, और 100 लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, इनकी लिस्ट आपके सामने पेश की जा रही है। कहता है इस साल कोई भी इंडियन इस लिस्ट के अंदर नहीं है, ये जानने वाली बात है। ये 6 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें लीडर हो गए, आइकन हो गए, आर्टिस्ट हो गए, इनोवेटर, पायनियर्स और टाइटन्स, इनको दिया जाता है। ठीक है, इस साल जो है वो 5 इंटरनेशनल कवर हो रहे हैं। तो पहला क्या है? डेमी मोरे आइकन कैटेगरी में, सेरेना विलियम्स, स्नूप डॉग, उसके बाद है ई शरन जो कि आर्टिस्ट भी हैं, उसके अलावा डेमिस हसाबिस, ये पायनियर्स, इनको यहाँ पर ऐड किया गया है। अब ये जानने वाली बात है, 22 साल के एक लड़के हैं जिनका नाम है लियोन मार्चांड, फ्रांस के, इनको यंगेस्ट पर्सन बने हैं जो इस आइकन कैटेगरी के अंदर आए हैं। ठीक है, उसके अलावा नोबेल प्राइज पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस की अगर हम बात करें, जो कहाँ के एडवाइज़र हैं? बांग्लादेश के, इज़ ओल्डेस्ट पर्सन फीचर्ड लिस्ट ऑन द लीडर्स कैटेगरी। याद करिए, हसीना शेख भागकर आ गई थी। ठीक है, जब हसीना शेख भागकर आई थी तो उसी के बाद की बात है, मोहम्मद यूनुस क्या बने थे? वहाँ पर प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, नहीं सॉरी, एडवाइज़र बने थे, प्रेसिडेंट नहीं बने थे। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है? स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए, ये आप पढ़ लेंगे, ग्रैंड प्रिक्स वाला कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, चलिए अगला आता है विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। एक लिस्ट आई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कहता है 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो विजडन एक क्लब कह सकते हैं आप, ग्रुप कह सकते हैं, उसके अंदर इसको ऐड यहाँ पर किया गया है। कहता है इंग्लैंड के गस, अब इनका नाम क्या पढ़ेंगे? एटकिंसन, जैमी स्मिथ, सोफी आ गए आपके पास, लियाम आ गए, डैन आ गए, इनको कहाँ पर ऐड किया गया है? इसमें ऐड किया गया है। उसके अलावा न्यूजीलैंड के मिशेल सेंटर, ठीक है, सेंटनर, ठीक है, इनको भी इसके अंदर, यहाँ पे इनको ट्रॉफी दी गई है, याद रखना है आपने। और इन्होंने क्यों मिली है? क्योंकि इन्होंने 13 विकेट लिए थे फॉर 157 रन अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जसप्रीत सिंह बुमराह की अगर हम बात करते हैं, स्मृति मंधाना की बात करते हैं, इन दोनों को वर्ल्ड्स लीडिंग मेल और फीमेल क्रिकेटर्स फॉर 2024 अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के बैटर हैं, क्या नाम है उनका? निकोलस पूरन, इनको लीडिंग T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला करंट अफेयर क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए, अगला है ISSF, जो कि शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। अगर हम इसकी बात करते हैं, जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है बेटा, इसकी अगर हम बात करते हैं ISSF की, तो इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ दिखता है? हमें म्यूनिक, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है, अभी आप यहाँ पर पढ़ लेंगे इसके साथ का क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अवार्ड नहीं सॉरी, स्पोर्ट्स का न्यूज़ है ये। ठीक है, तो वर्ल्ड कप हुआ है कहाँ पे? लीमा, पेरू में। इंडिया का रैंक कितना आया है? 3rd, याद रखना है। 7 मेडल मिले हैं। चाइना को कितने मिले हैं? 13, और USA को कितने मिले हैं? 7। कहता है ये जो 2nd वर्ल्ड कप था 2025 का, याद रखना, पहला कब हुआ था? इसी अप्रैल में हुआ था, ब्यूनो एरिस में, और तब इंडिया ने 8 मेडल लिए थे। ठीक है, तब हम चाइना से 2nd नंबर पे थे। इस बार चाइना भी हमसे, अब मतलब चाइना आ गई है। गोल्ड मेडलिस्ट जो होंगे अब वो क्वालिफाई हो जाएंगे, जो फाइनल वर्ल्ड कप होना है कहाँ पर? दोहा, कतर में 2025 में, उसके लिए भी। ठीक है,
चलिए आगे आता है एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये कहाँ पर हुई है? दमाम सऊदी अरेबिया में। इंडिया को 11 मेडल मिले हैं और इंडिया का रैंक यहाँ पर क्या आता है? 8th आता है। टॉप किसने करा है? चाइना ने, उसके बाद उज्बेकिस्तान ने। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास IBSF। अगर आपको याद होगा पंकज अडवाणी का नाम हम ज़रूर पढ़ते हैं बिलार्ड और स्नूकर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर उनका नाम नहीं है, उनको हराया गया है किसके द्वारा? तो सौरभ कोठारी के द्वारा। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये बिलार्ड्स वाला? तो कार्लो कहाँ पर आता है? आयरलैंड पे, वहाँ पे ये हुआ था। और कहता है ये सौरभ कोठारी की पहली विक्ट्री है, आपने यहाँ पर याद रखना है। और ये तीसरे इंडियन हैं जिन्होंने इस प्रकार की लीग को जीता है। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, अगला हम बात करते हैं किसके बारे में? अगला आता है आपके पास नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट है। अगर आपको पता होगा तो ये 2020 का जो टोक्यो था उसमें गोल्ड लेकर आए थे, और जो पेरिस वाला था उसमें क्या लेकर आए थे? सिल्वर। ठीक है, याद है ना, नदीम के खिलाफ हार गए थे ये। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? पोचेशूफ, साउथ अफ्रीका में हुआ है, और इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल करी है। ठीक है, क्या मिला इन्हें? गोल्ड मेडल। कितना थ्रो था इनका? तो 84.52 मीटर्स। ठीक है, चलिए अगला, तो और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से, आप सबको पता है। ठीक है, अगला सेक्शन अगला आता है बच्चे आपके पास यहाँ पे। अगला सेक्शन है बैंकिंग का, इसके बारे में बात करके समझ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखो, कहता है S&P जो कि ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस है, उसने एक रिपोर्ट पेश करी है, और उसके अकॉर्डिंग जो SBI और HDFC हैं, ये इंडिया के 2 बैंक हैं जिनके पास ये वर्ल्ड के जो 100 लार्जेस्ट बैंक है एसेट, उनकी पूंजी के हिसाब से उसमें हमारे इंडिया से 2 बैंक गए हैं। वो कौन कौन से हैं? SBI और एक आता है HDFC। ठीक है, अगला कहता है चाइना का जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक है इसने टॉप करा है, और उसके अलावा इसके लिखा ना एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, इसने भी टॉप करा है। कहाँ पर? चाइना में। ठीक है, जो शुरू के जो अपने पास टॉप ऐसा कह सकते हो आप, जो इंडिया के जो वर्ल्ड के 4 टॉप बैंक्स हैं वो चाइना से ही है बेटा। ठीक है, जो SBI है उसका रैंक है 43rd, याद रखना है। ठीक है, और जो HDFC है उसका रैंक है 73rd, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है BSE आप सबको पता होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर आपको पता होगा इसके बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका गठन किया गया था कब? 1875 में, जो सिक्योरिटीज़ मार्केट्स के साथ डील करती है, उसने क्या करा यहाँ पर? अपना 150 साल यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन ने एक लोगो कह सकते हैं आप यहाँ पर पेश करा, जो कि 150 था। 150 एक इंडेक्स यहाँ पर पास किया गया, और क्या बोला गया? एक न्यू बेंचमार्क इंडेक्स बनाया गया। किसके लिए? उन लिस्टेड 150 लिस्टेड कंपनीज के लिए, उनकी कैपिटल और उनके पैसे के फ्लो के लिए। ठीक है, और कब बना था BSE? 1875 में। ठीक है, अगला आता है, अब यहाँ पे ये थोड़ा जानने वाला करंट अफेयर है। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, हम सबको पता है जो बच्चा 18 साल से नीचे का है वो अपने अकाउंट को होल्ड नहीं कर सकता था, ये हम सबको पता था। अब यहाँ पे क्या किया गया? उनके लिए कुछ यहाँ पे प्रोविजन लाए गए। तो कहता है RBI ने ऐसा क्यों करा है बच्चे? तो गौर करना ही क्यों करा है, ताकि बच्चों को फाइनेंशियली मैनेज करना आए। ठीक है, उनको फाइनेंशियली लिटरेसी दी जाए, और पैसे कैसे मैनेज करने हैं इसके ऊपर वो काम करना शुरू करें। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, कहता है एज पर RBI डायरेक्शंस, जो माइनर हैं, जो 10 साल से ऊपर हैं, वो अपना अकाउंट क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं, उसे ऑपरेट भी कर सकते हैं, और उसमें टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कहता है RBI हैज़ ऑल्सो अलाउडेड माइनर्स बिलो द एज ऑफ 10 टू ओपन देयर अकाउंट सब्जेक्ट टू कंडीशन। पर ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, ये सब उनके किसके अंदर किया जाएगा? नेचुरल और लीगल गार्डियन के अंदर किया जाएगा। ठीक है, कहता है इट हैज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट माइनर्स जो हैं अब उन्हें बैंक खोला जाएगा, पर उनके गार्डियन किसे बोला जाएगा? उनकी मदर को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो छोटे बच्चों को भी फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है, उनको सिखाना है, उनको काम बताने हैं, इसके लिए इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अगला कहता है आपके पास SBI ने ग्राहक मित्र लाया है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या बेटा, कि
अभी भी चाहे कितनी भी डिजिटलाइजेशन आ जाए बैंक्स की फील्ड में, पर जो हम देखो हमारे जो कुछ पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो कहाँ जाकर अपना काम करवाना पसंद करते हैं? बैंक्स में प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे क्या किया गया बच्चे, इस प्रकार का एक पोर्टल लाया गया है, ग्राहक मित्र एक लाया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें आप अपने तरीके से बैंकिंग वाली चीज़ों को, अपने अकाउंट की बैंकिंग चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है SBI जो कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसने अनाउंस करा है कि ग्राहक मित्र, जिसका मतलब क्या हो गया, कस्टमर्स फ्रेंड, कितनी ब्रांचेस में, 4500 ब्रांचेस में, विच अकाउंट फॉर नियरली 20% ऑफ इस टोटल, इतनी ब्रांचेस ये देख लेंगे, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, आप अपने अकाउंट को, आप अपने बैंकिंग चैनल्स को खुद हैंडल करें, और जो बैंक के अंदर, ब्रांच के अंदर कंजेशन होता है, आप उसे ख़त्म कर सकें, ठीक है। और SBI कब बना था? तो 1 जुलाई 1955 को बना था, ये हमें याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं बच्चे इसके? मुंबई में। और आपको याद होगा श्रीनिवासलू, ठीक है, वो क्या आते हैं आपके पास, यहाँ पे इसके चेयरपर्सन आते हैं, ठीक है। चलिए अगला कहता है, RBI ने मैंडेट कर दिया है बैंक्स को कि ट्रांजिशन टू .बैंक.in डोमेन बाय द 31 अक्टूबर 2025, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या इसके अंदर आएगा और क्या डेटा हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आइए समझ लेते हैं। देखो बेटा, एक्चुअली में जो साइबर क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसीलिए डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को और सेव करना है, इसके लिए इस डोमेन को लाया गया है, ठीक है। लिखा भी हुआ है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो थ्रेट्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उसको बचाना है, ठीक है। ये किसने मदद करी है इसको लाने के लिए? तो आप याद रखेंगे, हैदराबाद का एक है इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, और उसके बाद आपके पास आता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला सेक्शन कौन सा आता है? डेज, और डेज पढ़कर भी वाइंड अप करते हैं, ठीक है। लीवर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। थीम क्या है इसकी? डे कब मनाते हैं? 19 अप्रैल। थीम क्या है बच्चे इसकी? फूड इज मेडिसिन, ठीक है। और सिरोसिस इज द 11th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, जब लीवर कैंसर, और क्या लिखा है, बाय लीवर कैंसर जो है वो 16th वर्ल्ड वाइड रैंक करता है। तो ये डिजीजेज हैं किससे रिलेटेड? लीवर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है? नेशनल सिविल सर्विसेज डे, जानने वाला करंट अफेयर है हमारे लिए। और नेशनल सिविल सर्विसेज डे हम कब मनाते हैं बच्चे? तो हमें याद रखना है, ये हम मनाते हैं कब अपने पास? तो ये मनाते हैं हम 21 अप्रैल को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में और समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसके साथ ऐड हो सकती हैं, ठीक है। आइए गौर करते हैं। कहता है 2006 में जब प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने इनॉग्रेट करा था, पहला नेशनल सिविल सर्विसेज डे को इन्होंने इनॉग्रेट करा था, ठीक है। गौर करते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं बच्चे कि आइडिया ऑफ सिविल सर्विसेज, ध्यान देना कि आइडिया ऑफ सिविल सर्विसेज कहाँ से आया था हमारे पास, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर नाम आता है आपके पास क्या? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो पहली बार आइडिया देने वाला कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ, ठीक है। अगर आइडिया की बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम फादर की बात करें, ठीक है, कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया में कौन हुआ, तो आंसर क्या निकल कर आएगा? आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही के पंजाब के किसी पेपर में ये पूछा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो हमें क्लियर हो गया, अगर हम बात करें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज मॉडर्न की बात करते हैं, ठीक है, मॉडर्न आज की बात करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो नाम आता है अपने पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब क्यों कह रहे हैं हम 21 अप्रैल को क्यों मना रहे हैं बच्चे? क्योंकि 21 अप्रैल को क्या किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पहला बैच था आज़ादी के बाद, जो हमारा पहला बैच था, जो कि बैठा था कब? 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1947 को बैठा था, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि 15 अगस्त को तो हम आज़ाद होंगे ना, पर उससे पहले एक बैच बैठा था, उसको एड्रेस करा था इस दिन, इसीलिए हम क्या मनाते हैं 21 अप्रैल को? 21 अप्रैल को हम मनाते हैं बच्चे, आप याद रखेंगे क्या मनाते हैं? 21 अप्रैल को हम नेशनल सिविल सर्विसेज डे यहाँ पर मनाते हैं, ठीक है। इन्हीं को जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं उन्हें स्टील
फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, बैकबोन है ये लोग। अगर ये लोग नहीं होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन गलत हाथों में भी जा सकता है और गलत लोगों के पास भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और नेक्स्ट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए अगला आता है आपके पास इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, जो कि हम कब मनाते हैं बच्चे, जो कि हम कब मनाते हैं अपने पास, ये हम मनाते हैं कब, ये मनाते हैं कब अपने पास 22 अप्रैल को, ठीक है। और इसकी थीम हमारे पास क्या निकल कर आती है बच्चे, तो इसकी थीम हमारे पास निकल कर आती है, थीम है इसकी अपने पास आर पार, और आर पार एंड आर आ जाएगा आपके पास प्लैनेट, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं किस चीज़ को लेकर बच्चे, अर्थ डे के लिए या अर्थ को बचाने के लिए, जिसमें एक आप लिख लेंगे उजाला स्कीम, एक आप मेंशन कर लेंगे उजाला स्कीम आ जाती है। उजाला स्कीम में आप सबको पता होगा कि LED बल्ब्स को क्या किया जा रहा था, यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उज्ज्वला प्रोग्राम, उज्ज्वला आप सबको पता होगा, गाँव के अंदर जो LPG सिलेंडर्स दिए गए थे वो किसके लिए, किसके अंडर दिए गए थे बच्चे, उज्ज्वला स्कीम के अंदर दिए गए थे, ठीक है। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, ये आप सबको पता होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये ऐसे अनगिनत प्रोग्राम है जो हमने अपनी मदर अर्थ को बचाने के लिए चलाए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद का, अगला आता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आता है कब अपने पास, 23 अप्रैल। इसकी थीम पढ़ लेंगे आप, और सॉरी इस किसने डेजिग्नेट करा है, रियो डी जेनेरियो ने, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर हाँ, इसमें एक्चुअली में क्या फोकस है, देखो एक्चुअली में फोकस किस चीज़ के ऊपर है कि रीडिंग और राइटिंग के ऊपर प्रमोट करने की बात की गई है, ठीक है। चलिए अगला आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे वहाँ पे छुड़वा दिया था, मैंने कहा था कि उस न्यूज़ के साथ जो हम साम्यवस्था पढ़ रहे थे वो करंट अफेयर, उसके साथ हमने छोड़ा था। अब हम यहाँ पर इसे डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। आइए, जब हम पंचायत की बात करते हैं बेटा, जब भी हम बात करते हैं पंचायत की, तो टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये कहाँ पे लिखा गया था बच्चे, तो ये पहली बार मेंशन कहाँ पे था, ये आर्टिकल नंबर 40 के अंदर क्या था हमारे पास मेंशन था, ठीक है। पर 40 की जब भी हम बात करते हैं, 40 किसके अंदर आता है बच्चे, DPSP के अंदर, और हम सबको पता है कि DPSP इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है। उसके लिए हम कहीं नहीं जा सकते थे, ठीक है। इसीलिए फिर उसके बाद बहुत सारी मशक्क़तें हुई, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, और उसके बाद हमारे पास क्या बनकर आता है बच्चे, प्रॉपर तरीके से पंचायतों का कंसेप्ट आता है, ठीक है। और थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्लियर यहाँ तक का। आइए बात करते हैं, आप सबको पता होगा कि 1870s में, जब 1857 का रिवोल्ट हो चुका था, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड मायो ने, ठीक है, लॉर्ड मायो की जब हम बात करते हैं तो उसने इंट्रोड्यूस करा था कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड मायो ने क्या इंट्रोड्यूस करा था कि म्यूनसिपैलिटीज़ होनी चाहिए या अर्बन, मतलब इस तरीके से कंसेप्ट लेकर आया था कि कुछ लोग शहरों से चुनकर यहाँ पर लाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं किसकी, 1888 की बात करते हैं, जब हम कहाँ पर आते हैं 1888 के आसपास बात करते हैं, सॉरी 1888 नहीं है, 1882 आएगा आपके पास। तो कौन आते हैं हमारे पास यहाँ पे, लॉर्ड रिपन आते हैं, ठीक है। और लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे क्या लेकर आते हैं, तब आता है हमारे पास प्रॉपर तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट, ठीक है। और ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट ये लेकर आते हैं यहाँ पर, इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा, ठीक है। मैग्ना कार्टा इसे यहाँ पर नाम दिया गया, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इसे कहा जाता है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे 1957 में यहाँ पर क्या बनती है, तो 1957 में बलवंत राय, ध्यान देना, या आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते भी होंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है, और ये क्या बताती है कि 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ का, पंचायत का। सबसे पहले ऊपर आ जाएगा आपके पास विलेज लेवल, विलेज के नहीं, सबसे ऊपर आपके पास आएगा जिला परिषद, फिर पंचायत, फिर आएगा आपके पास ग्राम, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों के लिए, इसीलिए यहाँ पर जो है फिर हमारे पास पहली पंचायत बनती है 1959 में 2 अक्टूबर को, और वो कहाँ बनती है बच्चे, तो वो बनती है नागौर डिस्ट्रिक्ट, और नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आता है, राजस्थान में, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये इतना मैंडेटरी काम तो नहीं था, फिर इसके बाद कौन सी लाई जाती है यहाँ पे अमेंडमेंट आपके पास, 73rd, और जो 73rd अमेंडमेंट है इसने एक पार्ट इंट्रोड्यूस करा, पार्ट नंबर क्या था इसका नाम 9th, और आर्टिकल नंबर 243 से लेकर
243 ओ किसके साथ डील करता है, पंचायतों के साथ डील यहाँ पर करता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो पहली जो है वो कहाँ पर बनी थी, तो आप गौर करेंगे पहली पंचायत बनी थी नागौर और दूसरी बनी थी आंध्र प्रदेश में, ये भी लिख लेना, ठीक है। दूसरी बनी थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है न्यूयॉर्क सिटी ने प्रोक्लेम करा है कि 14 अप्रैल क्या बोला गया है, डॉक्टर BR अंबेडकर डे, इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया बच्चे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं BR अंबेडकर की तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना है आपने, अपनी बैचलर्स के बाद ये वहाँ पर गए हुए थे, तो इनका कनेक्शन वहाँ से भी था, इसीलिए इसको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। जब हम BR अंबेडकर की बात करते हैं तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को कहाँ पर हुआ था, मोह डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। हम सबको पता है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, किसके बाद, यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। चलिए तो अब हम इनके पूरे कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं और क्लियर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके साथ आ सकती हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला 1924 की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये तो आपको क्लियर है। हम बात करते हैं किसके बारे में, इनके 1924 के बारे में। इन्होंने बहिष्कृत, याद रखना, बहिष्कृत हितकरनी सभा बनाई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि बहिष्कृत हितकरनी सभा इन्होंने कब बनाई थी, तो याद रखना है आपने 1924 में। और इसका एम क्या था, इसका एम था जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनका वेलफेयर हो सके, ये इसका एम था, ठीक है। उसके बाद 1927 में इन्होंने एक सत्याग्रह किया था जिसका नाम था महाद सत्याग्रह। क्या नाम था उसका, महाद सत्याग्रह, जिसमें इन्होंने मनुस्मृतियां वगैरह जला दी थी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1932 की बात करते हैं, ठीक है। तो 1932 में इन्होंने क्या करा था, पूना पैक्ट साइन करा था, ठीक है। ये वही पूना पैक्ट है बच्चे जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को, सॉरी, कम्युनल अवार्ड आया था। कम्युनल अवार्ड में किसको कोटा मिला था, तो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था डिप्रेस्ड क्लासेस को। और उसके बाद 1932 में इन्होंने क्या साइन करा था, पूना पैक्ट को साइन करा था, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि 3 RTC हुई है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। उन तीनों को अटेंड करने वाले कौन हुए, तो उन तीनों को अटेंड करने वाले हुए BR अंबेडकर, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा 1936 में ये एक नई पार्टी बनाते हैं, ठीक है, एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, कौन सी पार्टी बनाते हैं ये, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने करा था, BR अंबेडकर ने करा था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। 1936 के बाद अगर हम बात करते हैं 1942 की बात करते हैं बेटा, तो 1942 में, ठीक है, ये वाइसरॉय की काउंसिल, आप ऐसा कह सकते हैं, जो वाइसरॉय की काउंसिल थी वहाँ पर क्या बने थे, लेबर मिनिस्टर बने थे या लेबर मेंबर बने थे, याद रखना है, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री वगैरह, उन सबको पता होगा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है, ठीक है, वहाँ बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जब 1946 में बचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जब इलेक्शन हुए थे, गौर करना, 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जब इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने ये इलेक्शन कहाँ से लड़े थे, तो आप याद रखना है कहाँ से लड़े थे, बंगाल से इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। और कब की बात कर रहे हैं हम, ये 1946 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1947 की, तो 1947 में इंडिया के पहले क्या बनते हैं बच्चा, ये लॉ मिनिस्टर बनते हैं, ये हमें याद रखना है। और 1951 में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, क्यों, क्योंकि हिंदू कोड बिल वहाँ पर पास हो रहा था और उसके चक्कर में डिफरेंसेस थे इनके, और उस टाइम फिर इन्होंने क्या कर दिया था, रिज़ाइन दे दिया था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 14 अक्टूबर 1956 को, तो इन्होंने एक धर्म ज्वाइन कर लिया था आखिरी दिनों में, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं एंड में। कौन सा धर्म ज्वाइन कर लिया था, बुद्धिज़्म, याद रखेंगे आप। और 6 दिसंबर 1956 को इनकी क्या हो गई थी बच्चे, डेथ हो गई थी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो चार्ट बना लेंगे आप पूरा का पूरा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इन्हीं को हमने भारत रत्न भी दे रखा है। भारत रत्न हमने कब दिया था इनको, तो 1990 में, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है आपके पास। अच्छा, मैं बुक्स और आपको वो भी लिखा देती हूँ, बुक्स कौन कौन सी हैं इनकी, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। देखो, एक इनकी बुक आती है बच्चे आपके पास, बुद्धा, ठीक है, महात्मा बुद्ध के नाम पर है, और कार्ल मार्क्स, एक ये बुक है इनकी,
ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पर। एक इनकी बुक आती है एनिलिएशन, ये मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताई है, एनिलिएशन ऑफ कास्ट किसकी किताब आती है, तो आप याद रखेंगे किसकी किताब है ये भी, ये B.R. अम्बेडकर की किताब आपके पास आती है, ठीक है। उसके बाद है राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, ठीक है, ये भी बुक किसकी आती है आपके पास, तो ये आती है किसकी, B.R. अम्बेडकर की, ठीक है। उसके अलावा एक और है, मैं नाम भूल रही हूँ उसका नाम शायद यही है, द अनटचेबल करके है, ठीक है, द अनटचेबल, और हाँ द अनटचेबल ये एक बुक आती है इनकी, ठीक है। और एक आती है बुद्धा एंड हिज धम्म, धम्म आप सबने पढ़ा होगा, धम्म मीन्स टीचिंग, ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्म, ये आपके पास बुक निकल कर आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर में एक बहुत फेमस है जिसका नाम है मूक नायक, ये क्वेश्चन बन चुका है कई बारी कि मूक नायक किसकी अखबार है, तो आप याद रखेंगे इनकी है। उसके अलावा और भी हैं, बहिष्कृत भारत, ठीक है, याद रखेंगे बहिष्कृत भारत, याद रखेंगे आप। उसके अलावा एक आती है जनता, ठीक है, ये 3-4 अखबारें किसकी हैं, B.R. अम्बेडकर की, ठीक है। एक और है समाथा, लिखे लो, किसी भी सेंस में क्वेश्चन बनेगा तो आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा मैंने ये नहीं बताया ये चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फादर ऑफ है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको बताए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। लास्ट आता है कौन सा वाला आपके पास, ऑबिचरी, और ऑबिचरी की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो पोप क्या नाम है इनका, फ्रैंकिस, ठीक है। फ्रैंकिस जो है ये कौन थे, ये फर्स्ट लैटिन अमेरिकन लीडर थे, किसके, रोमन कैथोलिक चर्च के। इनकी डेथ हो गई है कहाँ पर, इनकी डेथ कहाँ पर हो गई है बच्चे, तो आप याद रखेंगे वेटिकन सिटी में, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चे, वर्ल्ड में 3 प्रकार के क्रिश्चियंस होते हैं, ठीक है। एक होते हैं बेटा रोमन कैथोलिक, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट, और एक होते हैं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। अगर हम सबसे ज़्यादा देखें कि अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, तो आपको याद रखना है रोमन कैथोलिक्स की, ये जो क्रिश्चियन होते हैं इनकी ज़्यादा थी, ठीक है, इनकी ज़्यादा तादाद थी। और इनके ही स्पिरिचुअल गुरु का नाम क्या था, तो इनके स्पिरिचुअल गुरु का नाम था पॉप फ्रैंकिस, ये आप यहाँ पर नाम रखेंगे, ठीक है, क्लियर रखेंगे, क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं ये जो थे अपने पास पॉप फ्रैंकिस थे, ठीक है, ये पहले नॉन यूरोपियन पोप थे 1000 सालों में, ठीक है, मतलब 1000 सालों पहले कोई एक ऐसा बंदा रहा होगा जो कि इस चर्च का क्या बना होगा, वो बना होगा, स्पिरिचुअल लीडर बना होगा। पर वो कौन था, वो किसी और कंट्री से बिलोंग करता था। तो ये भी कहाँ से बिलोंग करते थे, आपको याद रखना है, ये करते थे अर्जेंटीना से, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो इनकी डेथ हो चुकी है और इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। और अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इन 2013 ही वॉज इलेक्टेड पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। जन्म कहाँ पर हुआ था इनका, तो अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की राजधानी आती है ब्यूनोस एरिस, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। और जिस दिन इनकी डेथ हुई उस दिन एक त्यौहार चल रहा था क्रिश्चियंस का, जिसका नाम है एस्थर, पढ़ते हैं उसको। और एस्थर की अगर हम बात करते हैं तो एस्थर वो त्यौहार है बेटा जिसमें क्या माना गया था कि जिस दिन जो है मतलब इस दिन जो है वो जीसस जो थे वो मरने के बाद, मृत्यु प्राप्त करने के बाद 3 दिन बाद उठ गए थे, ठीक है। फिर अब उसी दिन इनकी क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई, ठीक है। तो और इसमें और कोई काम का नहीं है, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट रहेगा वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।